द सेवियर स्टडीज़ में आप सबका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ चुके थे और अब हम लोग शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के पहले ये माना जाता था कि भारत की जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है, लेकिन जब सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुई तो भारत की जो सभ्यता है वह 1000 साल, करीब 1000 साल पीछे चली गई। तब ये माना जाने लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो भारत में सभ्यता विकसित हुई वह वैदिक सभ्यता है। तो चलिए वैदिक सभ्यता पर आज बात करेंगे, समझेंगे और इसे हम कई वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में अभी इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि ये परिचय के तौर पर ही हम पढ़ेंगे, बेसिक जानकारी के लिए पढ़ेंगे। तो इसमें हम मुख्यतः जो है 3-4 चीज़ें कवर करेंगे। तो पहला इसमें हम काल पढ़ लेंगे, उत्पत्तिकर्ता और स्रोत के बारे में बात करेंगे। इसमें बच जाएगी विशेषता, तो विशेषता को हम आगे कवर करेंगे। और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि साहित्य वगैरह है, तो जैसे जैसे वीडियो आगे बनता जाएगा वैसे वैसे हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कालखंड, मतलब कालखंड इसका कब से कब तक माना जाता है। उत्पत्तिकर्ता, उत्पत्तिकर्ता से मतलब हमारा ये होगा कि जो भारत में आर्यों के आने का जो समय है या आर्य भारत में कब आए उस पर विद्वानों का जो मत है वो अलग अलग है। तो कौन से विद्वान अपने क्या मत व्यक्त किए हैं, ठीक है, ये इसमें हम समझेंगे। तो जैसे कि स्रोत के बारे में बात करें तो स्रोत ये है कि हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। हमें वैदिक सभ्यता की जो जानकारी है वो किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो जैसे कि मेनली 2 स्रोतों से मिलेगी हमें जानकारी। एक तो साहित्य से, वैदिक साहित्य से मिलती है, और दूसरा जो है अभिलेखों से मिलती है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जैसे कि वेद शब्द विद धातु से बना है। जो वेद शब्द है वह विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान से है। अगर हम इसके काल की बात करें तो ये 1500 से लेकर के 600 BC, 1500 से लेकर के 600 BC जो है इसका कालखंड माना जाता है। ठीक है, होता यह है कि जैसे जो विद्वान थे, तो अभी मैक्समूलर ने क्या किया, उन्होंने क्या किया है कि जो हमारे बौद्ध या जैन साहित्य हैं उनके जो ग्रंथ हैं उनको आधार बनाया और उनसे 200-200 साल पीछे जा कर के निर्धारित किया कि भारत में आर्यों का आगमन जो है वो 1400-1500 BC में हुआ था। ठीक है, तो जो वैदिक काल है यहाँ पे हम देख रहे हैं 1500 BC से 600 BC। 600 BC से अगर बाद की अगर हम बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक कालखंड शुरू होता है, जिसमें धार्मिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं और भारत में 16 महाजनपदों का उदय होता है। इसमें लोहे की खोज होती है, तमाम सारे नए प्रयोग होते हैं। तो अगर सभ्यता कालखंड की अगर हम बात कर लें तो ये जो कालखंड है ये 1500 BC से 600 BC तक है। इसके 2 भाग होते हैं कालखंड के इसके। तो जो पहला है वो है पूर्व या ऋग्वैदिक काल है। पहले कालखंड को हम कहेंगे पूर्व या ऋग्वैदिक काल। तो पूर्व या ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से लेकर के 1000 BC तक है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 BC तक माना जाता है। अब इसके अंतर्गत कुछ बिंदुएं हैं जिनको हम देखेंगे। जैसे मैक्समूलर ने क्या किया कि 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किया। ये मैक्समूलर ने, अगर विदेशी की बात की जाए, विदेशी विद्वानों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1853 में मैक्समूलर ने आर्य शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इससे बहुत पहले आर्य शब्द का प्रयोग हो चुका है। तो कहाँ प्रयोग हुआ है इसका? ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार आया हुआ है। ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार आया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। अब बात करते हैं कि आर्य जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। बहुत से लोग आर्य का मतलब जो है एक जाति के अर्थ में लगाते हैं। जैसे हिटलर भी अपने आप को आर्य की एक विशेष जाति या विशेष जो है एक कम्युनिटी से जोड़ता था, जबकि सच्चाई ये है कि जो
आर्य शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, महान, साधु आदि इसके अर्थ होते हैं। अब हम बात करते हैं उत्पत्तिकर्ता की। तो उत्पत्तिकर्ता से मतलब बताया था मैंने कि उत्पत्तिकर्ता से संबंधित जो मत हैं तो वो मत ये हैं कि जो आर्य थे वो मूलतः कहाँ के थे, कहाँ से भारत में आए थे। ठीक है, तो इसमें दो मत हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो आर्य थे वो भारतीय थे, इन्हें हम कहते हैं भारतीय मत। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि आर्य विदेशी थे, विदेशों से भारत में आर्यों का आगमन हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भारतीय मत। तो भारतीय मत के अनुसार जो पहला हम देख रहे हैं ये कहे कश्मीर। कश्मीर के बारे में ये कहते हैं, ये हैं एल.डी. कल्लर। तो एल.डी. कल्लर ये कहते हैं कि जो आर्य थे वो भारत के ही थे और कश्मीर से इधर जो है फैले हुए थे। सप्त सैंधव प्रदेश दूसरा है, ये कहते हैं अविनाश चंद और डॉक्टर संपूर्णानंद। ये दो ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि आर्य जो हैं वो सप्त सैंधव प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे में आते हैं ब्रह्मर्षि प्रदेश बताते हैं, वो हैं गंगानाथ झा। और चौथे जो हमारे हैं वो हैं राजबल्ली पांडे, जो कहते हैं कि मध्य देश के रहने वाले थे आर्य। ये चार ऐसे मत हैं जो कहते हैं कि भारत से ही आर्यों का जो है उद्भव है और आर्य भारतीय थे, विदेशी नहीं थे। ठीक है, अब विदेशी मत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें जो विद्वान हैं वो बताते हैं कि आर्य जो है वो पामीर की पठार से, पामीर का जो पठार है वहाँ से उनका विस्तार हुआ था। अभी ये सभी जगह हम इधर मैप में देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं पामीर के पठार के बारे में बात कर रहे हैं एडवर्ड मेयर, दूसरे हैं ओल्डनबर्ग और तीसरे हैं कील। ये तीन ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि आर्य कहाँ के थे, पामीर के पठार के थे। ठीक है, कुछ विद्वान कहते हैं कि आर्य तिब्बत के थे। तो इनमें कौन कौन से थे, स्वामी दयानंद सरस्वती और परजीटर महोदय। ये दो विद्वान हैं जो कहते हैं कि आर्य जो थे वह भारत के ही थे, तिब्बत के थे, विदेशी मत में तिब्बत के थे। ये दो विद्वान जो हैं, ये दयानंद सरस्वती भारतीय हैं जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। तो ये कहते हैं कि आर्य जो है तिब्बती हैं और परजीटर महोदय ये कहते हैं कि आर्य कहाँ के रहने वाले थे, तिब्बत के। अब एक विद्वान है ये कहते हैं कि आर्य जो हैं अफगानिस्तान के रहने वाले थे। तो ये कौन विद्वान है, ये है डी.एस. त्रिवेदी। तो ये कहते हैं अफगानिस्तान में एक प्रदेश है देविका प्रदेश बताते हैं, वहाँ पर एक मुल्तान नदी बहती है। वो पाकिस्तान वाला मुल्तान नहीं है, वो अलग है। तो वहाँ के देविका प्रदेश से संबंध रखते थे आर्य। अब कुछ और विद्वान हैं, एक हैं हेनरिंग महोदय। तो नेहरिंग महोदय ये कहते हैं कि जो आर्य थे वो थे दक्षिणी रूस के निवासी थे। फिर हंगरी के बताते हैं, तो हंगरी से जो आर्यों का संबंध बताते हैं वो हैं पी गाइल्स महोदय। और एक विद्वान हैं वापिंका और हर्ट। ये दोनों विद्वान ये कहते हैं कि आर्य जो थे वो जर्मनी के थे। कद काठी के आधार पर, शारीरिक संरचना और रंग रूप के आधार पर इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। तो उस आधार पर इन लोगों ने बताया, वापिंका और हर्ट ने, कि आर्य जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। लेकिन जो सर्वमान्य मत है जिसको ज़्यादातर माना जाता है और तो वो जो है बैक्टीरिया। ये कहते हैं मैक्स मूलर, मतलब कि बैक्टीरिया मतलब मध्य एशिया के रहने वाले थे। तो सबसे ज़्यादा जो है महत्व जिसको दिया गया वो ये था, बैक्टीरिया, मध्य एशिया का। ठीक है, तो अब हम स्रोतों की बात करें कि वैदिक सभ्यता के बारे में हमें स्रोत जो हैं वो कौन कौन से स्रोत हैं। तो साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है। तो यहाँ स्रोत की अगर हम बात करें, देखिए स्रोत है तो पुरातात्विक है और साहित्यिक स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ें हमें मिलती हैं, एक मिलता है अभिलेख और दूसरा मिलता है मृदभांड। तो अभिलेख में मिलता है बोगज कोई अभिलेख और दूसरा मिलता है कस्सी का अभिलेख मिलता है, कस्सी जो कि ईरान में है। मृदभांड की बात करें तो मृदभांड दो ग्रुपों में बटे हुए हैं। तो एक है गेरुवर्णी, जो कि कहा जाता है कि जो गेरुवर्णी मृदभांड है वो किससे संबंधित है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। और धूसर चित्रित जो मृदभांड है वह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। तो मृदभांडों के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ हम अभी पढ़ रहे थे जैसे कि आर्यों के निवास स्थान के बारे में। तो ये जो चार प्रदेश हैं
जो भारत से संबंधित हैं। तो भारत में कहाँ कहाँ हैं वो ये इस मैप में हम देखेंगे। ऊपर ये जो दिख रहा है हमें, ये पामीर का पठार है, ठीक है, ये कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है ये, ठीक है। और ये जो एरिया हम देख रहे हैं 7 नदियों का जो प्रदेश है ये है सप्त सैंधव प्रदेश है। 2 हो गया, कश्मीर, सप्त सैंधव प्रदेश, और ये जो प्रदेश है इसको कहते हैं ब्रह्मर्षि प्रदेश, जो गंगा यमुना का दोआब है, जिसमें हरियाणा, दिल्ली और उसके आसपास के जो क्षेत्र फैले हुए हैं, ठीक है, ये वाला एरिया, तो इसको हम कहते हैं ब्रह्मर्षि प्रदेश। तो ये ब्रह्मर्षि प्रदेश है। तो ब्रह्मर्षि प्रदेश किसने बताया था? तो ब्रह्मर्षि प्रदेश बताते हैं गंगानाथ झा बताते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? मध्य देश की। तो मध्य देश कौन सा है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पूरा हिमालयी एरिया है, ये हमारा कश्मीर है, पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, और ये नेपाल के किनारे से और इधर असम तक जो है किनारे तक ये पूरा क्षेत्र जो है ये फैलता जाता है, ये पूरा पहाड़ी एरिया है, ठीक है। तो नीचे हम देख रहे हैं तो ये जो है हमारा ये विंध्य पर्वत है, विंध्याचल जो है पठार है ये, ठीक है, ये जो पर्वत है तो ये विंध्य पर्वत। तो इसके और ये जो हिमालय का ये वाला जो एरिया है, तो ये हिस्सा जो हम देख रहे हैं ये है मध्य देश है। ये जो एरिया हम देख रहे हैं ये क्या है? मध्य देश है। तो मध्य देश के बारे में कौन कह रहे हैं? राजबल्ली पांडे। ये कहते हैं कि आर्य जो थे ये मध्य प्रदेश के निवासी थे, मध्य देश के निवासी थे। तो ये जो 4 मत हैं वो ये कहते हैं कि आर्य कहीं और के नहीं थे बल्कि भारत के ही थे। तो ये समझ में आ गया होगा मैप। अब हम आगे की बात करें तो अभिलेखों में हम चलते हैं। तो जैसे अभिलेख की बात कर रहे थे, पुरातात्विक साक्ष्य की अगर हम बात करें तो अभिलेखों की बात कर रहे थे। तो अभिलेख में 2 अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है, एक है बोगज कोई और एक है बोगज कोई या दूसरा है कस्सी अभिलेख। तो कस्सी अभिलेख क्या है? ईरान में है। फिर मृदभांडों के बारे में बात किए थे। तो मृदभांड में 2 मृदभांड हैं, एक है गेरुवर्णी और एक है धूसर चित्रित मृदभांड है। इनको हम आगे पढ़ेंगे। अब जो बोगज कोई अभिलेख है उसके पीछे कहानी है, और ये जो बोगज कोई अभिलेख है यह तुर्की में है, तुर्की के एशिया माइनर में ये स्थित है। तो इसके पीछे कहानी है एक, जिससे ये प्रमाणित होता है कि यार ये जो है विदेशी थे, मतलब कि दूसरे जगह से आए हुए थे। तो इसके पीछे कहानी ये है कि 2 कबीले होते हैं, एक होता है हित्ती कबीला, ठीक है, और दूसरा होता है मितन्नी कबीला। तो जो हित्ती कबीला का राजा होता है वो है सुब्बी लिम्मा। जो हित्ती कबीले का राजा है वो है सुब्बी लिम्मा। कहीं कहीं सुब्बी लिम्पस भी मिलेगा। तो सुब्बी लिम्मा है और हित्ती का, और ये है मितन्नी कबीला। मितन्नी कबीले का जो राजा था वो है मतेऊ अजा। मतेऊ अजा जो था वो मितन्नी कबीले का राजा था। कहते हैं कि जो मितन्नी कबीले के राजा थे उनके नाम संस्कृत में हुआ करते थे, ठीक है। तो इससे भी कई विद्वान ये कहते हैं कि इन्हीं कबीलों से जो है, जो कि तुर्की के आसपास का एरिया है, उस्मानी साम्राज्य जहाँ पर विकसित हुआ था, तो वो एरिया मानते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो कबीले के जो लोग थे इनके नाम संस्कृत में हैं, और आर्य जो हैं यहीं के निवासी थे, क्योंकि आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो होता क्या है कि इन दोनों में लड़ाई हो जाता है, दोनों कबीलों में क्या होता है? लड़ाई हो जाती है। तो दोनों में जब लड़ाई होगी नुकसान दोनों का होगा, तो फिर लड़ाई तो आगे हमेशा चलती ही नहीं रहती है। युद्ध विराम होता है, संधियाँ होती, संधियाँ टूटती हैं, कभी कोई शक्तिशाली, कभी कोई हारता, कभी कोई जीतता है। तो दोनों में क्या हो गया? युद्ध हो गया। युद्ध के बाद क्या हो गया? संधि हो गई। युद्ध के बाद संधि भी हुई। तो जब संधि होगी तो ये लोग क्या किए कि कसम खाए कि अब हम कभी आपस में लड़ेंगे नहीं। तो संधि जब हुई तो कसम खाए, तो जब कसम खाए तो 4 देवताओं का ये कसम खाए। तो जो बोगस कोई अभिलेख है इसमें 4 देवताओं का वर्णन हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो पहले देवता हैं वो हैं इंद्र हैं, वरुण हैं, नासत्य हैं और मित्र हैं। 3-4 देवताओं का इन लोगों ने क्या किया?
कसम खाया। कौन कौन राजा थे? सुब्बीलिम्मा और मतेऊ गजा, ये दोनों राजा मिलकर कसम खाए कि अब हम लड़ेंगे नहीं। और 4 देवताओं का इन लोगों ने कसम खाया संधि के समय में। उसमें इंद्र थे, ठीक है, वरुण थे, नासत्य थे और मित्र थे, ठीक है। तो ये रही बोगस कोई अभिलेख के बारे में। अब जो है दूसरा जो अभिलेख है हमारा वो है कस्सी अभिलेख है। तो कस्सी अभिलेख कहाँ है? ईरान में है। तो कस्सी अभिलेख से जानकारी ये मिलती है कि आर्यों की एक शाखा भारत आया। कस्सी के अभिलेख से इतनी जानकारी मिलती है कि ईरान से आर्यों की एक शाखा भारत आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैदिक साहित्य की। ये तो अभिलेखों से संबंधित बातें रहीं। अब हम बात करते हैं किसकी? वैदिक साहित्य की। तो वैदिक साहित्य में हम देखते हैं कि 4 चीज़ें मुख्य हैं। पहला हमारा वेद है, दूसरा ब्राह्मण है, तीसरा अरण्यक है और चौथा उपनिषद है, ठीक है। तो जो आर्यों के जो दर्शन थे, आर्यों की जो शिक्षा थी, उसके मुख्य आधार क्या थे? वेद थे। जो आर्य संस्कृत थी उन्होंने किसकी रचना की? वेदों की, ठीक है। अब ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो वेद जो थे वह जो है गूढ़ रहस्यों से भरे हुए थे। उनके जो कथन थे वो सीमित थे, लेकिन अर्थ उनका बहुत ही बड़ा था। मतलब कि वो गागर में सागर भरने का काम करते थे। तो वेदों को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई वो है ब्राह्मण, ठीक है। अब हम बात करते हैं अरण्यक की। जो ऋषि महर्षि जो जंगलों में तपस्या करते थे, अपने शिष्यों के साथ जो जंगल में रहा करते थे, उनके बीच बातचीत हुआ या जो उनके खुद के विचार थे, उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की उन्हें कहा गया अरण्यक। अरण्यक का मतलब जंगल। तो जंगलों में रह करके उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की जो कि अरण्यक कहलाए, ठीक है। अब है उपनिषद। उपनिषदों की संख्या बताई जाती है 108। अब ये अलग विषय है कि फिलहाल कितने उपलब्ध हैं, ठीक है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी बताई जाती है? 108। याद रखने की जरूरत है, 108 हमारे उपनिषद हैं, ठीक है। और उपनिषद जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है उप और एक है निषद। इनका मतलब होता है पास आकर बैठना, ठीक है। तो गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु और शिष्य के बीच में जो बातचीत हुआ, जो तर्क वितर्क हुआ, जिसका आधार क्या था? दर्शन था। क्या आधार था? दर्शन था। आत्मा, परमात्मा, मृत्यु, जीवन, जीवन के पहले, जीवन के बाद, ये तमाम सारे जो दर्शन थे वो किसमें मिले? उपनिषद में मिले, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आती हैं वैदिक साहित्य में। अब हम बात करते हैं वेदों की। तो वेद संख्या में कितने हैं? 4 हैं। संख्या में वेद जो हैं 4 हैं। जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। जैसे कि अभी कालखंड में देखें कि ऋग्वैदिक काल, यहाँ हम देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सबसे अधिक जानकारी हमको ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। सबसे पुराना वेद है ये ऋग्वेद, ठीक है। तो सबसे जो पुराना वेद है, अब पहला जो वेद है वो क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद क्या है? यजुर्वेद है। यजुर के बाद क्या है? सामवेद है। और सबसे जो अंतिम वेद है वो क्या है? अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद है सबसे अंतिम, ठीक है। अब वेदों को किन किन नामों से जाना जाता है? तो सबसे जो पहला जो है वेद को कहते हैं श्रुति, दूसरा है अपौरुषेय, तीसरा कहते हैं नित्य और चौथा कहते हैं संहिता। तो ऐसा क्यों कहते हैं? पहले श्रुति समझते हैं, श्रुति क्यों कहते हैं। जब हम भाषा की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भाषा विकसित होती है वो होती है मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। हम अपने घर परिवार में सबसे पहले बोलना सीखते हैं और फिर लिखना सीखते हैं। तो इससे पता ये चलता है कि सबसे पहले जो भाषा विकसित हुई होगी वह मौखिक भाषा विकसित हुई होगी, फिर उसके चिन्ह बने होंगे, अक्षर बने होंगे और तमाम सारे उनके चिन्ह हैं और कई सारे ऐसे मात्राएं हैं, तो ये सब विकसित हुई होंगी। तो आर्य जो थे वो लिपि के ज्ञान से अनभिज्ञ थे, उनको लिखने का ज्ञान नहीं था।
तो जो उनके जो ज्ञान थे उनको क्या करते थे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मौखिक रूप से ट्रांसफ़र करते थे। जैसे बेटा अपने बाप को, फिर उनका बेटा उनको, ऐसे करके वो क्या करते थे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने ज्ञान को स्थानांतरित करते रहते थे, ट्रांसफ़र करते रहते थे। तो श्रुति पर, श्रुति मतलब सुनना, तो सुनने पर आधारित था वैदिक ज्ञान, इसलिए इन्हें कहा गया श्रुति। दूसरा क्या है, अपौरुषेय। वेदों को कहा जाता है कि ईश्वर का वचन है, जो वेद है वो ईश्वर का वचन है। तो वेद जो है वो किसी पुरुष की रचना नहीं है, वो परमात्मा की रचना है, और परमात्मा पुरुष नहीं है, इसलिए वेदों को कहा गया अपौरुषेय। तीसरा है नित्य। नित्य क्यों कहा गया, कि परमात्मा अनंत है, तो जो अनंत होगा उसका कथन भी क्या होगा, अनंत होगा। तो वेदों के जो ज्ञान है वो क्या है, कभी खत्म होने वाले नहीं है, वो नित्य निरंतर चलने वाले हैं, इसलिए वेदों को नित्य कहा गया। अब इन सभी ज्ञानों को क्या कर दिया गया, सब जितने भी ज्ञान थे इनको संकलित कर दिया गया, तो इसलिए इनको कहा गया संहिता। तो ये 4 नाम हैं जिनके नाम से हम वेदों को जानते हैं। वेद को ही हम श्रुति कहेंगे, अपौरुषेय कहेंगे, नित्य कहेंगे और संहिता कहेंगे। एक बात और जानने वाली है कि एक ऋषि थे कृष्णद्वैपायन। क्या नाम था उनका, कृष्णद्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन। तो कृष्णद्वैपायन ने क्या किया, महर्षि कृष्णद्वैपायन ने वेदों को संकलित करने का काम किया। जो वेदों के ज्ञान थे उनको लिपिबद्ध करके और संकलित करने का काम किया। और जब उन्होंने वेदों को संकलित करने का काम कर दिया, वेदों को इकट्ठा किया, एकत्रित किया, उनको क्रमिक रूप में सजा दिया, इसलिए उन्हें हम कहते हैं वेद व्यास। क्या कहते हैं, वेद व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये जो है वैदिक काल के बारे में हमारी संक्षिप्त जानकारी रही है। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज़ें छूट रही हैं उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और भाग 2 के साथ नई जानकारी शुरू होगी वैदिक काल के बारे में। फिलहाल इतना ही, बने रहिए द सेवियर स्टडीज़ के साथ।